एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज जिस मेहमान से हम बात करने वाले हैं उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार रही हैं। बॉलीवुड को बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है। पिछले 4 दशक से बॉलीवुड पर रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन तमाम किताबों को लिखने और ट्रांसलेट करने से ज्यादा उनको ऐसा क्या महसूस होता है कि ये जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है अभी वो उनका सबसे बड़ा या चैलेंजिंग असाइनमेंट था। मैं स्वागत करना चाहता हूं मशहूर पत्रकार भावना सोमैया का। भावना सोमैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, लेटर्स टू मदर नाम की एक किताब अब आपकी सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई चिट्ठी उनकी मां के लिए, वो चिट्ठियों को आपने ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में। गुजराती में थी, उनको आपने अंग्रेजी में अनुवाद किया है उनका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये कितना कठिन था ये कार्य? काम तो कोई भी आसान नहीं होता है। मुश्किल था, मगर मैंने भी तय कर लिया था कि मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि हम जो जर्नलिस्ट होते हैं हम लोग को डेडलाइंस की आदत होती है। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक ड्राफ्ट तो पहले खत्म कर देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो एक ड्राफ्ट तो मैंने कैसे वैसे राजधानी की फास्ट ट्रेन पकड़ते हैं ऐसे फटाफट खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा था कि मैं 5 लेटर्स रोज करूंगी, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि मैं एक रेगुलर जर्नलिस्ट, मेरा काम चलता रहता है, रेडियो, पॉडकास्ट वगैरह वगैरह, और साथ में मैं हर साल एक किताब लिखती हूँ। तो करती गई मैं ड्राफ्ट, बहुत खुश नहीं थी। उसके बाद शब्दकोश में देखना पड़ता था, कुछ वहां से भी राह नहीं मिलती थी। देन आई हैड अ बैकअप फ्रेंड, मैं उससे भी पूछती थी। कुछ शब्द मेरे को हॉन्ट भी करते थे तो मैं फिर से उसको रीचेंज करती रहती थी। बहुत बार लगा कि नहीं हो पाएगा, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई पब्लिशर नहीं लेगा, और मगर करती गई। और आज जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये मैंने ही किया है क्या। नहीं भावना, ये कठिनाई वाला सवाल मैं इसलिए आपसे पूछता हूं क्योंकि मैंने आपका एक लेख पढ़ा जिसमें आप ये कह रही थी कि अपनी किताब लिख देने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी अगर आप किसी और के लेखन को अनुवाद करें तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको भाव और जज्बात लाने होते हैं। क्या ये एहसास आपको हुआ? देखिए, वो प्रधानमंत्री थे, वो ख्याल मेरे जहन में नहीं आया। एक बार जब मैंने किताब करने का सोच लिया तो तब तो वो जो 1986 की बात है, तो ना वो प्रधानमंत्री थे और ना ही वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसमें उनकी संघर्ष है, उनका अपनी आप बीती है, उनका अपना दृष्टिकोण है, चिंतन है, और जो भी वो महसूस कर रहे हैं उसको बहुत ही खुलासे में वो प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो वो महसूस कर रहे हैं उसको मुझे महसूस करना जरूरी था, और मैं जितना महसूस करती गई तो थोड़ा मुश्किल होता गया, क्योंकि आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आप सोचने लगते हो, और फिर आपके मन में, आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उन्होंने जब ऐसा लिखा तो वो क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने जब ये लिखा तब उनकी जिंदगी में क्या होता होगा। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं हूं तो मुझे कुछ राजनीति के बारे में बैकड्रॉप्स, बैकग्राउंड्स, केस हिस्ट्रीज इतना ज्यादा पता नहीं है जिस तरह से मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च भी किया मैंने, फिर मैंने कहा अभी ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, मैं वो क्यों सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। वो सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, और यही महसूस, उनकी सोच मैं अपनी आवाज में मिलाकर पेश करूंगी। तो क्या है कि वो एक मेल वॉइस है, मैं एक फीमेल वॉइस हूँ, तो उसका भी एक मिलन होना और उसमें भी एक उनकी जो पर्सनालिटी है उसको कायम रखना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे जहन में सिर्फ इतनी बात थी। उनका प्राइम मिनिस्टर होना तो मैं जब शाम को अपनी राइटिंग एक और रख के थोड़ा सा टीवी देखती थी, न्यूज देखती थी, तो सडनली वो आते जाते रहते थे, तो मैं सोचने लगती थी ये वही है क्या जिनके बारे में मैं शाम से लिख रही हूँ।
तो कभी कभी हम क्या है कि उनको बस आई फील कि ये किताब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश वालों विल meet him as a human being, as a man, not as a prime minister, not as a post, not as a chief minister. भावना, प्रधानमंत्री की जो उनकी माताजी को लिखी हुई चिट्ठियां थीं, उनको जब आप अनुवाद कर रही थीं तो आपके जहन में क्या सवाल आए, क्या आपने सोचा, क्या आपने महसूस किया, और अगर कोई एक ऐसी चीज जो कि आपको खास तौर से याद हो उस अनुवाद में, जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? दो तीन बातें। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप अपने मन में जो चल रहा है उसको अगर आप जर्नल में लिख सको। दूसरा कि अगर लिखने वाले हो तो पूरी ईमानदारी के साथ लिखिए और बिल्कुल उसमें होल्ड बैक ना करें जैसे उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी जर्नल को जलाने की कोशिश की थी और उनके एक दोस्त ने डायरी को बचा दिया, इसलिए आज वो पहले गुजराती किताब बनी और आज अंग्रेजी किताब बनी है। तो अगर लिखा है तो जो भी लिखा है उसका आदर करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। और चौथा ये कि वो सृष्टि से जुड़े हुए हैं, वो यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और जैसे सरोवर हो या माउंटेन्स हो या पेड़ पत्तों से भी वो बातें करते हैं। नेचर की उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है और बहुत सारे सपने हैं देश के लिए, और आज ऐसे लगता है कि धीरे धीरे एक एक सपना शायद वो पूरा करने की कोशिश में है। भावना, अब कुछ सवाल बॉलीवुड से पूछना लाजमी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड के बारे में कोई और बेहतर टिप्पणी कर सकता है आपके अलावा। आप बतौर जर्नलिस्ट आपने कवर किया है बॉलीवुड को। भावना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है कि किस तरीके से वंशवाद और ड्रग्स को लेकर के एक जो चर्चा छिड़ी है बॉलीवुड में, ऐसे लगता है कि जैसे बॉलीवुड एक बहुत ही काली, वीरानी और भयंकर और विभत्स किस्म की जगह है। आपसे मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इतनी अक्यूट है प्रॉब्लम ड्रग्स की? देखो, 40 साल हो गए। मैं एक सिर्फ संजय दत्त जो उस 80 के जमाने में लेते थे, मगर मुझे नहीं पता था, मैं तब 80s था या अर्ली 80s था या 70s में मैं उनसे मिली थी एक असाइनमेंट के लिए, जहां मुझे उनके साथ दिन बिताना था। तो मुझे बाद में किसी ने कहा कि ही टेक्स ड्रग्स, बट मुझे तो पता ही नहीं था, मैं उसके साथ थी पूरा दिन एंड कोई उसने गड़बड़ नहीं की थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिवाय उनके, और उसका किस्सा तो सारी दुनिया को पता है, मैं तो किसी को नहीं मिली हूं जो लेते हैं या मुझे पता है कि वो लेते हैं, या मेरे आमने सामने कुछ मैंने ऐसा देखा जिससे मैं एम्बैरस हो गई या मैं भाग गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है। मगर मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होता होगा, हो सकता है कि कुछ लोग लेते हो, but just for a few rotten tomatoes you cannot say the whole film fraternity is on dope. So let's get real and let's have a reality check and let's stop hitting below the belt all the time. क्योंकि जितनी निंदा हो रही है, जितनी नेगेटिविटी हो रही है, जितना डर्टी लिनन पब्लिक में धोया जा रहा है और हर चैनल में इसके बारे में बात हो रही है, हमारे खुद के परिवार, हमारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा है, क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है? मैंने कहा 40 साल तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे व्यक्तित्व में तुमको ऐसा कुछ नहीं दिखा, अब सडनली आप लोग मुझे इस तरह के सवाल कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्बिंग बात है। पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को साथ आके इसकी ओर आवाज उठानी चाहिए और एकजुट होके, ज्यादा कोई चीखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैसेज देना है वो दे दो और निकल जाओ वहां से। जिसको चीखना है वो चीखे और चीखते रहे, हमें कोई परवाह नहीं।
नहीं, लेकिन भावना देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि हमने तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज से बात की और उनके ट्विटर पे भी हम फीड वगैरह देखते हैं जो किसी कुंठा के तहत नहीं, लेकिन उनको ये चीज महसूस होती है कि वो बाहरी हैं, उनको ये एहसास महसूस होता है। और अगर कोई आदमी इस तरीके का एहसास सामने ला रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये कह देना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं कि अगर आप एक्टर्स देखे आज जो सुपरस्टार्स है, उनका तो कोई नहीं था फिल्म फ्रेटर्निटी में, फिर भी उन्होंने अपने लिए नाम बनाया। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप बड़े बाप के बेटे हो तो आपका कोई हाथ पकड़ के आपको सक्सेस बॉक्स ऑफिस से हाथ में दे देगा। और इसकी मिसाल है, अभिषेक बच्चन को भी स्ट्रगल करना पड़ा, उसका बाप अमिताभ बच्चन था, और रणबीर कपूर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी हर फिल्म हिट हो जाती है और सब लोग हर बार तालियां बजाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम मानते हैं कि ये अच्छे एक्टर्स हैं, तो इसमें इनसाइडर आउटसाइडर की क्या बात है, मुझे नहीं समझ में आता। राज कपूर ने भी स्ट्रगल किया था, और मीना कुमारी ऑल्सो वॉज एन आउटसाइडर, मधुबाला वॉज ऑल्सो एन आउटसाइडर, नूतन वॉज ऑल्सो एन आउटसाइडर, दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो एन आउटसाइडर। मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है शायद कि are people looking at work, or are people looking at wanting to be a part of a social circle? Because I have not been a part of any social circle. I have no friends I'm hanging out with. I have few friends who have been there for decades. So I think that people have to first be very clear-headed that they are thinking that they are not getting work because they are not in social circle, or they are feeling that they are not in social circle because they are not getting work. Because they are two different things and it does not matter and they don't have to be mixed up. भावना, जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। एक अभिनेत्री हैं जो कि बहुत चर्चित हो गई, सही कारणों की वजह से, गलत कारणों की वजह से, ये तो लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने बहुत कुछ बोला है, कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की हैं, कुछ उनके साथ भी ऐसा हुआ है, बीएमसी का रोड रोलर चल गया उनके ऑफिस में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके बोले हुए पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे नहीं करनी है कोई टिप्पणी, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहती इस बारे में, तो हम इस बात का सम्मान करते हैं। भावना सोमैया, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।